हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं दिस वन चैप्टर नंबर 15 फॉर क्लास 8th एंड CERT साइंस। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। जो कुछ नेचर के अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, आप उसके बारे में अभी इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ने डिमांड की थी, उन्होंने कहा था, पूछा था कि सर आप साइंस करवा सकते हैं क्या। तो मैंने कहा बिल्कुल करवा सकता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप मुझे एक ये चैप्टर 15 करवा दीजिए। तो मैंने उसकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा है और मेहनत कर रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ करूँ। ना केवल उसके लिए बल्कि ये और स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, लेट अस डू। इन क्लास 7th के अंदर आपने पढ़ा था विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में। विंड्स मतलब हवाएं जो चलती है, चलती हुई हवा को कहते हैं विंड। और आपने जब वो ज़्यादा तेज़ी से चले तो स्टॉर्म बन जाती है। साइक्लोन और भी ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है, वो चक्रवात कहते हैं जिसे। आपने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाते हैं। ओके, आपने ये भी पढ़ा था कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से। कुछ हद तक हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दो और जो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना है उसके बारे में। जो दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो है एक लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक। लाइटनिंग मतलब जब बारिश हो रही होती है, थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है ना, तब बिजली कड़कती है और वो बिजली कई बार गिर भी जाती है। तो जहाँ वो बिजली गिरेगी तो वहाँ वो नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है, तो उससे कैसे बच सकते हैं तो उसके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ोगे। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में समझोगे। आपके घर के अंदर भी लाइटनिंग कंडक्टर लगवाया हुआ होगा, अर्थिंग करवा रखी होगी, तो आप पापा से पूछ सकते हैं, अपने दादाजी से पूछ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अर्थक्वेक के बारे में आप समझेंगे कि अर्थक्वेक कितनी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि अर्थक्वेक को आप जज नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर जो है ना इस तारीख को अर्थक्वेक आएगा या फिर कल जो है ऐसा कुछ होगा या आने वाले कुछ टाइम में होगा, क्योंकि ये एकदम से ही होता है। और क्यों होता है वो भी आप इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे। हम इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे कि हम इसके डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। इन फिनोमिना की वजह से जो हमें नुकसान पहुंचता है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। तो पहला जो है वो लाइटनिंग है और दूसरा है अर्थक्वेक के बारे में। तो अभी हम लाइटनिंग के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, 15.1 टॉपिक है, ये है लाइटनिंग के ऊपर। आपने देखी होगी जो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर बिजली के खंभे होते हैं, वहाँ पर स्पार्क को देखा होगा, चिंगारी को देखा होगा। जब कभी भी वहाँ की वायर जो है लूज हो जाती है ना। कभी आपने प्लग भी लगाया होगा, तो अगर मान लिया कि दो तारे आपस में बाय चांस टच हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, चिंगारी सी फटती है। देखा होगा ना। गुड, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ये जो फिनोमिना है बिल्कुल कॉमन है। जब कौन सा फिनोमिना, जो फिनोमिनन जो ये लाइटनिंग वाला है। दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन अ विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ये फिनोमिना जो है आप देखते हो, जो वायर में स्पार्किंग होती है, ये कभी आपने उस वक्त देखी होगी जब कभी हवा तेज चल रही हो और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उसके ऊपर वायर्स वगैरह हिल रही हो। हाँ, देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि आपने ये फिनोमिना वहाँ पर भी देखा होगा जब कभी
जो प्लग है वो लूज हो जाता है, तब भी आपने ये चीज़ देखी होगी, ये चीज़ चेक की होगी, राइट। ओके, तो फिर यहाँ पे लाइटनिंग की डेफिनेशन आई हुई है। लाइटनिंग क्या है? डिफाइन लाइट, लाइटनिंग आएगा, यहाँ पे मैंने लाइट लिखा हुआ है, ठीक है, NING और आएगा। तो लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है, लेकिन ये ह्यूज स्केल पर होती है। जैसे आपने खंबे पर या फिर प्लग ढीला है तो तब देखा होगा, तो वैसे ही ये भी क्या होता है, एक ह्यूज स्केल पर लाइटनिंग होती है। पुराने टाइम पर लोगों का मानना होता था कि बस वो उसको कुछ भी मान लेते थे कि देवता नाराज हो गए हैं या फिर कुछ और, है ना। तो उस वक्त अगर अब आप इसको समझे तो ये स्पार्क, बाकी अब रियलिटी क्या है कि हो सकता है कि कुछ जो मान्यता है उस हिसाब से बात हो रही हो, लेकिन अभी हम साइंस के बारे में बात करें तो ये होता है स्पार्क्स की वजह से, ठीक है। वो तब उस वक्त नहीं समझते थे कि लाइटनिंग किस वजह से होती है, स्पार्क किस वजह से हो रही है, बिजली क्यों चमक रही है। तो यहाँ पर बता रखा है, साइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। इस वजह से उनको, क्योंकि पता ही नहीं था कि ये लाइटनिंग किस वजह से होती है, तो इसलिए वो इस चीज़ से डरे हुए होते थे और ये सोचते थे कि जो रैथ ऑफ गॉड्स वॉज विजिटिंग दैम। रैथ यानी कि हो सकता है दुख के लिए हो, तो अगर मैं इसका जो मीनिंग है वो देखूं, रैथ कई बार होता है कि ना, मैं तो जैसे मैथ कराता हूँ तो मुझे जब कभी डिफ़िकल्ट आता है, कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। रैथ वैसे यही होना चाहिए, दुख का देवता, WRATH। क्रोध, गुस्सा, तो वो तो दुखी लेकर के आएगा। तो जो गुस्से के जो देवता है वो वहाँ पर आ चुके हैं, तो उनको ये मानना हुआ करता था, ठीक है। और फिर नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। लेकिन आज हम ये बात समझते हैं कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो चार्जेज है, बादलों पर चार्जेज आ जाता है, ठीक है, कि उसकी वजह से जो है ये लाइटनिंग होती है। क्लियर है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइटनिंग? लाइटनिंग का कारण क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का इकट्ठा हो जाना, तो वो डिस्चार्ज होता है तब लाइटनिंग होती है। एक पर पॉजिटिव आ गया, एक पर नेगेटिव आ गया, तब जो वो करंट फ्लो कर जाएगा। एक पर नेगेटिव आ गया, दूसरे पर पॉजिटिव आ गया, तब भी करंट फ्लो कर सकता है ना। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। तो हमें लाइटनिंग से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए अपने आप को इस डेडली स्पार्क से, यानी कि जो हमारी डेथ का कारण भी बन सकता है, किसी की भी डेथ का कारण बन सकता है। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जो स्पार्क है, ग्रीक, दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। जो ग्रीक लोग इस स्पार्क्स के बारे में जो समझते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानते थे। एंशियंट ग्रीक के अंदर 600 BC के आसपास, दैट व्हेन एम्बर क्या होता है? एक टाइप का रेजिन होता है, वॉज रब्ड विथ फर, जिसको फर के साथ अगर रब किया जाए तो ये क्या करेगा? कुछ जैसे बाल वगैरह है, जैसे हमने क्या किया, हाथ है, उसको हाथ के पास लेकर के आए तो वो बाल खड़े से हो जाएंगे, राइट। तो उसको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड्स। आपने ये भी देखा होगा, अब जब सर्दियाँ जा चुकी है, जनवरी फरवरी के अंदर के पास में जब आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो तो जब आप उसे उतारते हो तब उसमें क्या होगा? रगड़ लगने की वजह से चार्ज पैदा हो जाता है, और जब वो आपके हाथों के पास से लेगा तो हाथ जो है ना, ये आप जो बाल है ये खड़े, यहाँ पर भी अगर करोगे तो ये भी खड़े से हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपने स्पार्क भी देखी होगी, राइट। अंधेरे में अगर देखा किया होगा तो वहाँ पे एक आवाज़ भी आती है वैसे, पट पट की सी जैसे।
और अंधेरे में देखा होगा तो उसमें लाइटनिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है। क्रैकलिंग साउंड भी नज़र मतलब महसूस होगी, आपको सुनाई देगी। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena, कि ये भी वही फिनोमिना है, ये भी चार्ज के फ्लो की वजह से ही होता है। जैसे कुछ अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेज है उसके बारे में समझेंगे इसमें। However, this realization took 2000 years, मतलब 2000 के अंदर इसके बारे में पता लगा सही मायने में। 1752 के अंदर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ डिक्लेयर किया था, लेकिन जो क्लैरिटी है वो 2000 ईयर्स, रियलाइजेशन टुक 2000 ईयर्स, मतलब 2000 साल लग गए इस चीज़ को समझने में। समझ में आ गया आपको? तो ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये बच्चा कुछ कह रहा है, आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी, कि इन्होंने इतना इस सिमिलरिटी को समझने में कि जो बिजली की जो थंडरिंग है, जो बिजली की जो आकाश में दिखाई देती है और जो यहाँ पर फिनोमेना हो रहा है, चाहे वो कोई दो चीज़ों को रगड़ने से हुआ हो, चाहे वो वुलन क्लोथ्स के अंदर स्पार्किंग हो, तो इतना टाइम क्यों लगा? तो ये कोई भी चीज़ है वो तो टाइम लेती ही है, तो टाइम लगता है इसके अंदर, है ना, चीज़ें समझने में। कई बार बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, हमें वो समझ में नहीं आती कि अगर हम ऐसे की बजाय ऐसा कर लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाता। तो ये क्लियरिटी जो है ना थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए होता है, व्यक्ति जब उस पर लगातार काम करते हैं। साइंटिस्ट डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल, इट कैन समटाइम्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो गुड़िया है ये इसका जवाब दे रही है, तो ये यहाँ पर हो गया क्वेश्चन और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर है आंसर, ठीक है। ओके, अब हम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ फिनोमिना, कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, जैसे कि देखते हैं आगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। हम ये भी बात समझेंगे कि जो ये चीज़ है, ये लाइटनिंग से, जो आकाश में आपको बिजली कड़कने की, बिजली जो दिखाई देती है, उससे कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। ओके, अब हम कोई एक्टिविटी करते हैं इस इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर को समझने के लिए, ठीक है, कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि आपको बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम। अब कुछ चीज़ रिकॉल कीजिए कि जो आपने गेम खेल में की होगी। जब आपने क्या किया, प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर के साथ में रब किया होगा और फिर आपने देखा होगा कि वो जो प्लास्टिक स्केल है वो छोटे छोटे जो कागज़ है उसके टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। किया होगा ना आपने ये चीज़, बच्चों को बढ़िया हैरत वाली चीज़ लगती है, देख ये ऐसा होता है तो ये चीज़ आपने करके देखी ही होगी, राइट। चार्जिंग बाय रबिंग 15.2 टॉपिक है। अब ये शायद एक्टिविटी है, यहाँ पर एक्टिविटी शायद क्या है ही, मतलब लिखा भी हुआ है। एक्टिविटी 15.1, आपको क्या लेना है, एक यूज की हुई बॉल पेन की रिफिल लेनी है और उसे रब करना है बुरी तरह से, मतलब अच्छी तरीके से उसे रब करना है एक पॉलीथीन के साथ। अब इसको अब क्या करोगे, कुछ पेपर के टुकड़े हैं उसके पास में लेकर के आओगे, स्मॉल पीसीज ऑफ क्लॉथ के पास लेकर के आओगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जो रब किए हुए एंड को, जो रिफिल के रब किए हुए एंड को अपने हाथों से या फिर किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के साथ उसे टच नहीं करोगे। याद रखोगे ना कि आपको उस प्लास्टिक की जो रिफिल है यूज़ की हुई, आपने उसको बुरी तरह से पॉलीथीन के साथ रगड़ा और उसके बाद आप उसको अपने हाथ पर या फिर किसी मेटल की चीज़ से कांटेक्ट नहीं करोगे उसका। और ये एक्टिविटी आप अब करेंगे छोटे सूखे हुए पत्तों के साथ, या फिर जो हस्क होती है, हस्क समझते हो, कुछ जो ग्रेन वगैरह निकाल लेते हैं तो जो पीछे सूखा हुआ भूसा सा रह जाता है वो है, या फिर मस्टर्ड सीड्स के साथ भी कर सकते हो। और अपनी ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करोगे तो ये ओबियसली उनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है
जो इसका कंक्लूजन हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर ये एक्टिविटी है जो आप रिफिल को करेंगे। आप पॉलीथीन के साथ कर सकते हो, वुलन क्लॉथ के साथ कर सकते हो, तो वो अट्रैक्ट करेगी या फिर डज नॉट अट्रैक्ट करेगी, ये चीज़ें आप उसमें करोगे चेक करके। आपके लिए एक्टिविटी है ये। अगर अट्रैक्ट कर रही है तो चार्ज है, नहीं कर रही है तो नॉट चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो करने वाली है ये चीज़, ठीक है, पॉलीथीन के साथ वुलन क्लॉथ के साथ। तो ये चीज़ करके देखनी है आपने। इसी प्रकार से आपको बैलून करना है पॉलीथीन के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, ड्राई हेयर के साथ। इसी तरह से इरेजर को करोगे आप वूल के साथ, स्टील स्पून को करोगे आप पॉलीथीन के साथ, फिर वुलन क्लॉथ के साथ। और वो अपनी एक्टिविटी जो भी आपने की उसका जो रिजल्ट निकला, अट्रैक्ट किया या नहीं किया, तो अब अट्रैक्ट किया तो चार्ज है, अट्रैक्ट नहीं किया तो चार्ज नहीं है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। ओके, इतना क्लियर होने के बाद देखो 2 ही पेज है ना ये अभी हुए और 15 पेज है। उस बच्चे ने कहा था सर एक ही शॉट में कर दीजिए, कैसे होगा इतना कुछ। मैंने प्लास्टिक रिफिल, जब एक आप प्लास्टिक रिफिल को रब करते हो पॉलीथीन के साथ तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से जब आप प्लास्टिक कोम को रब करते हो अपने ड्राई हेयर के साथ तो उसके ऊपर भी कुछ चार्ज आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स इस वक्त क्या कहलाएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। और ये जो प्रोसेस है जिससे कि जो रिफिल को आपने चार्ज कर दिया या प्लास्टिक कोम को आपने पॉलीथीन के साथ रगड़ करके या हेयर के साथ रगड़ करके उसे चार्ज कर लिया है ना, तो उसको चार्ज कर लीजिए, बस इतना कहा हुआ है। तो ये इस तरीके से चार्ज हो जाता है। अब कुछ और ट्राई करना आपने, कुछ और चीज़ों को इसी तरीके से आपने चार्ज करना है जो कि जिससे कि आप फैमिलियर हो। जो आपने नीचे देखिए इरेजर है या फिर जो स्टील स्पून है या कोई और चीज़ है तो उसको आप कर सकते हो इस तरह से। ओके, एक्टिविटी 15.2 है अब आपके सामने। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है जो कि 15.1 टेबल में यहाँ पर दे रखी है और उन्हें चार्ज करने की कोशिश कीजिए रबिंग करके, उसे रगड़ करके, जो कि इस टेबल में मेंशन कर रखे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो वही आपको करना है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके लिए एक्टिविटी है जिससे कि आप और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, समझ में आएगा आपको कुछ कॉन्सेप्ट। अब 3rd पेज हम कर रहे हैं। अगर नहीं पूरी तरह से क्लैरिटी आती है, मतलब कि पूरा वीडियो एक साथ नहीं आता है, मतलब बहुत बड़ा लेंथी वीडियो रहता है, तो मैं इसको कट कर दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ चार्जेज है और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होती है, किस तरीके से वो आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। हम कुछ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे जो 15.1 के अंदर है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि 15.2 एक्टिविटी के लिए आपको 2 बैलून है, उसे फुलाना है। इन्फ्लेट मतलब कि फुलाना है, आपने उसे लटका देना है इस प्रकार से जैसे कि वो एक दूसरे को टच ना करे, ठीक है। देख रहे हो आप, ये बैलून है, इस तरीके से आपने लटकाना है कि ये आपस में टच नहीं कर रहे, बीच में गैप है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, दोनों बैलून को आपने रब करना है, नहीं किससे रब करना है, लेकिन वुलन क्लॉथ से, आपस में रब नहीं करना, वुलन क्लॉथ के साथ रब करना है और उसे छोड़ दीजिए। आपको क्या पता लगता है, मतलब अब आपने सेम चीज़ से उसको रब किया तो ओबियसली दोनों पे सेम चार्ज आ गया। सेम चार्ज आने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इसको इस तरफ धकेल रहा है और जो ये वाला है ये इसको इस तरफ धकेल रहा है, यानी कि जैसे नाराज हो गए हो वैसा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, यही एक्टिविटी करनी है। अब आपको रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल, पेन रिफिल के साथ यही एक्टिविटी करना है, ठीक है। मतलब आपको जो किससे उसे रब किया था, वुलन क्लॉथ के साथ रब किया था, तो अब आपको पेन की रिफिल को वुलन क्लॉथ के साथ रगड़ना है अच्छे से, तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। रब एक रिफिल को आपने पॉलीथीन के साथ रब करना है ना, आपको मतलब वुलन क्लॉथ के साथ नहीं करना, आपने उसको पॉलीथीन के साथ रब करना है। किसको, पेन की रिफिल को। अब उसको आप क्या करेंगे, ध्यान से ग्लास टम्बलर में रख देंगे, ठीक है, स्टैंड के तरीके से कि वो स्टैंड हो गया जैसे आपके लिए। रब द अदर, अब दूसरी रिफिल को आपने क्या करना है, पॉलीथीन के साथ रब करना है, ठीक है।
पहले वाले को किससे किया था आपने? एक रिफिल ली थी आपने और उसको पॉलीथीन से रब किया था। अब दूसरी वाली रिफिल को भी आपने पॉलीथीन के साथ रब करना है। और अब ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, अब चार्ज रिफिल के पास में उसे लेकर के आना है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड, अब वही बात जो पहले भी कही थी, उसको अपने हाथ से टच नहीं करना है। क्या कोई इफेक्ट आता है रिफिल के अंदर जो टम्बलर में पड़ी हुई है? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्या दो वे आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं एक दूसरे को? इस एक्टिविटी में जो कि सेम मटेरियल से बने हुए हैं वे दो ऑब्जेक्ट, और उसको हमने सेम तरीके से चार्ज किया है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? व्हाट हैपन्स इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट, क्या होगा अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट आपने डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं और उसको आप एक दूसरे के क्लोज लेकर के आते हैं? तो ये अब हम चीज़ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आपने ये दो सेम ऑब्जेक्ट थे बैलून वाले जो आपने सेम तरीके से चार्ज किए थे एक दूसरे को, ये रिपेल कर रहे हैं। इसी प्रकार से रिफिल का केस था, रिफिल को दो रिफिल लिया आपने, दोनों को ही आपने प्लास्टिक के साथ रब किया और उसको आपस में पास में लेकर के आए जो टम्बलर के अंदर रखी हुई थी। तो क्या वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? ओब्वियसली उन्होंने रिपेल ही किया होगा, जैसे इन दोनों ने आपस में रिपेल किया। ठीक है, अब जो ये एक्टिविटी है, इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज, ये हो गया बस। अब आपने करना है रब एंड रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर, जैसे पहले किया था वैसे ही आपने रिफिल को प्लास्टिक के साथ रगड़ करके टम्बलर के अंदर, ग्लास टम्बलर में रख देना है। अब एक बैलून लेकर के आना है, रिफिल के पास में लेके आओगे और ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। फुल इनफ्लेटेड का मतलब होता है फुला हुआ, तो ऑब्वियसली ये इसको अट्रैक्ट ही करेगा। आपने ये भी देखा होगा ना कई बार, जो मतलब जब बर्थडे के टाइम पर आप लोग हम तो करते थे, ये आपने भी किया ही होगा कि आपने उसको क्या किया कि उसको रगड़ करके आपने उसको दीवार पे लगाया, तो वो क्या है दीवार पे लग गया, राइट। तो अब इस जो भी ये जो ऑब्जर्वेशन की गई है इसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जो एक चार्ज बैलून है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, राइट, क्योंकि वो सेम चार्ज है। इसी तरह से रिफिल है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, लेकिन जो चार्ज बैलून है वो अट्रैक्ट करेगा चार्ज रिफिल को। क्या ये बात आपको बता रही है कि जो बैलून के ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट काइंड है रिफिल वाले के मुकाबले में? कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, क्या इससे हम कह सकते हैं कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं? अब आपको क्या करना है, चार्जेस, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो मैंने यहाँ पे कलर्ड कर रखी है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो सेम काइंड के जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि जो डिफरेंट काइंड के जो चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। ये पता लगा है कि जो अगर ग्लास रोड को अगर आप सिल्क के साथ रब करो, उसे रगड़ो, अच्छे से रब करो उसे, तो फ्रिक्शन की वजह से जो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो दूसरा टाइप का जो चार्ज है फिर ऑब्वियसली जो सिल्क के ऊपर आया है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है अब ऐसे केस में। अब ये चीज़ ऑब्जर्वेशन से पता लगी है कि अगर आप ग्लास रोड को आपने जो चार्ज किया हुआ है उसे आप प्लास्टिक के स्ट्रो के पास लेकर के आएंगे, जिसको कि आपने पॉलीथीन के साथ रगड़ा हुआ था, रब किया हुआ था, फ्रिक्शन से जो चार्ज पैदा हुआ प्लास्टिक स्ट्रो के ऊपर, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होएगा। मतलब जो ग्लास रोड है उसमें और जो प्लास्टिक स्ट्रो है इसमें, इन दोनों में क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब जो ये तो पता लग ही चुका है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि प्लास्टिक स्ट्रो के ऊपर। तो अब आप क्या समझते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रो पे कौन सा चार्ज है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने ये गैस किया है, या नेक्स्ट लाइन में जो यहाँ पर है, ये अगर आपने ये गैस किया है कि जो चार्ज अभी पैदा हुआ है, मतलब जो चार्ज प्रेजेंट है स्ट्रो के ऊपर, तो वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब अब आप करेक्ट है, आप बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस कलर पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रबिंग की वजह से पैदा होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, यानी कि वो एक जगह पर रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो ये स्टैटिक वर्ड का इस्तेमाल यहाँ किया है। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रबिंग की वजह से पैदा होते हैं, जैसे कि ग्लास रोड पे पैदा हुआ, जो कि स्ट्रो पर पैदा हुआ, प्लास्टिक स्ट्रो पर पैदा हुआ, जो कि बैलून पर पैदा हुआ, जो कि जो सिक्के की रिफिल थी, मतलब जो सिक्का था, जो पेन की रिफिल थी, उस पर पैदा हुआ। ये सारे के सारे जो चार्जेस जो पैदा हुए हैं ना, जो सिल्क के ऊपर पैदा हुआ, ये सारे के सारे चार्जेस क्या है, बिल्कुल सही स्टैटिक है, यानी कि वो एक जगह प्रेजेंट रहते हैं, मूव नहीं करते। ओके। और जब चार्जेस मूव करते हैं तो उन पर इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, जो कि आप घर पर देखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं तो उसमें चार्जेस फ्लो करते हैं। और यही चीज़ तब होती है जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी यही चीज़ें होती है, तो वहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहे होते हैं। जैसे Cu+, जैसे कॉपर सल्फेट है, उस पर उसमें सोल्यूशन है एक इस तरीके का, जो है ना, यहाँ पर जो आप अपने एक्टिविटी लैब में अगर की है, तो यहाँ पर CuSO4 है, तो क्या होगा, यहाँ पर आयंस बन जाते हैं, चार्ज होते हैं, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है ये मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से करंट है वो पैदा होता है, बिजली पैदा हो जाती है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में है, कम वोल्टेज की है, ज़्यादा वोल्टेज की है। 6th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा कि वो आपने किए होते ना एक्टिविटी, कि आपने ये क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ में जो बल्ब है वो लगा दिया। अब जो अगर यहाँ पर ये कनेक्शन जो है पूरा हो जाता है, अभी तो ये ऑफ है, जब आप इसको इसके साथ टच कर दोगे तो क्या होगा, करंट है वो फ्लो कर जाएगा, राइट, और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, राइट, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, तो वो इस तरफ डायरेक्शन में होगी करंट, यही होगा। बताना मुझे सही हूँ या नहीं हूँ मैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रखा है वो नहीं, अभी और है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ओके, तो 4 पेज ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर। आप एक एम्प्टी जैम बोतल ले लीजिए और कार्डबोर्ड के जो ना पीस ले लीजिए, जो कि साइज में थोड़ा बड़ा हो, जो बोतल का माउथ है, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बोतल। बोतल के माउथ से जो थोड़ा सा बड़ा हो, ये देखो यहाँ पर ये जो ना लगा हुआ है कार्डबोर्ड, ये बोतल है, बोतल के माउथ से तो बड़ा ही है ये, तो इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। ओके, अब आगे फिर क्या करना है, पायरस अ होल इन इट, उसके अंदर एक होल बनाना है आपने, पायरस मतलब छेद कर दीजिए, ताकि मेटल क्लिप है वो उसके अंदर से इंसर्ट की जा सके। यहाँ पे मेटल क्लिप ये वाली है, देखो ये रही, इसमें छेद किया यहाँ पर, तो ये मेटल क्लिप यहाँ पर जा पाई है, राइट। ओके, फिर 2 पीस आपको एल्यूमिनियम फॉइल की लेनी है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई, एक बोतल आई, ये एक बोतल आ गई, फिर एक कार्डबोर्ड आ गया,
फिर तीसरा आया कि वो मेटल क्लिप। चौथी चीज़ आई एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की हो, रेक्टेंगुलर हो, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर हो, और उसे आप पेपर क्लिप की मदद से उसे टांग दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे टांग रखी है, ये है ना। ओके, फिर क्या करना है, इस तरीके से टांगनी है कि वो सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट, वो इसके परपेंडिकुलर हो जाए। किसके परपेंडिकुलर? इन द कार्डबोर्ड लीड, कार्डबोर्ड लीड के साथ टांगना है, कार्डबोर्ड लीड के परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाए। अब ये है कार्डबोर्ड और ये है क्लिप, इस प्रकार से टांगी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ में, है ना। आगे अब आपको रिफिल को चार्ज करना है, वैसे ही जैसे आपने रिफिल को प्लास्टिक के साथ रब करके किया था। ये देखिए एक रिफिल की चीज़ और आ गई। कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें हो चुकी थी, काउंटिंग कर लेना, कुछ रह जाए तो 5वीं चीज़ आ गई ये रिफिल। उसे आपने चार्ज करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसे रिफिल को आपने टच करना है पेपर क्लिप के साथ। पेपर क्लिप के साथ यहाँ पर आप देखिए, ये जो ना बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसके साथ टच भी इसने कर दिया है। और क्या होगा, अब आप इस चीज़ को चेक कीजिए, क्या जो फॉयल स्ट्रिप्स है उस पर कोई बदलाव आया है? जो ये फॉयल स्ट्रिप्स है इस पर कोई बदलाव आया? जो ये 2 स्ट्रिप्स है इस पर कोई बदलाव आया? क्या वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को अलग करेंगे, या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पास में आएंगे? ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है। तो क्या इससे जो अपरेटस है, जो ये मशीन, जो हमने इंस्ट्रूमेंट टाइप बनाया है, क्या ये हमारी मदद करेगा कि क्या कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, इस चीज़ का पता करने के लिए क्या ये चीज़ हमारी मदद करेगी? आगे ये लाइन में यही करेगा। मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, स्टेटमेंट अपने दिमाग में पढ़ करके, ठीक है। क्या ये हमारी मदद करेगी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है चार्ज है या नहीं, इस बात का पता करने के लिए? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों फॉयल स्ट्रिप्स है वो एक दूसरे को रिपेल करती है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर सेम चार्ज, जो यहाँ से चार्ज है ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, और जिससे क्या आ गया यहाँ पर सेम चार्ज आ गया, ठीक है। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज। एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप को सेम चार्ज रिसीव होता है चार्ज रिफिल से पेपर क्लिप की मदद से, क्योंकि जो पेपर क्लिप है वो मेटल की बनी हुई है, और मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है। तो वहाँ से जैसे ही आपने रिफिल को टच किया मेटल क्लिप के साथ में, तो मेटल क्लिप पर चार्ज आ गया और उसने वो चार्ज एल्यूमिनियम फॉयल पर ट्रांसफ़र कर दिया, और एल्यूमिनियम फॉयल क्या करेगी? एक दूसरे को रिपेल करेगी, मतलब वो अलग हो जाएगी, और वो वाइड ओपन हो जाती है, खुल जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप की जो डेफिनेशन आई हुई है बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, आपको ये लर्न करनी होगी। इज दैट क्लियर? गुड। Such a device can be used to test whether an object is such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. Such a device यूज कर देंगे, a device, ये सच काट देंगे, एक डिवाइस जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये पता करने के लिए कि उस पर चार्ज है या नहीं। तो इस तरीके का जो डिवाइस है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो हमको ये बात पता लग गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास किसी भी मेटल कंडक्टर की मदद से। तो ये चीज़ आप पता लग गई, और यही चीज़ हम करते हैं कि जो लाइटनिंग होती है थंडरस्टॉर्म के टाइम पर, वहाँ से जो बिजली आएगी ना, गिरी मकान के ऊपर, तो मकान पे तो लगा होता है लाइटनिंग कंडक्टर, तो वो सारा का जो वो है ना, वो क्या करेगा लाइटनिंग कंडक्टर, वो सारे चार्ज को अपने अंदर कैच कर लेगा और वो धरती में नीचे चला जाएगा, और वो आपको घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी को शॉक नहीं लगेगा, नुकसान नहीं होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है सॉरी, लाइटनिंग कंडक्टर का क्या इस्तेमाल है, ठीक है।
वो ट्रांसफ़र कर देता है चार्ज को बिजली से अर्थ में। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपको क्या करना है, पेपर क्लिप को टच कर देना है। मतलब अभी इस पर चार्ज आ गया था, पेपर क्लिप पे टच किया, जेंटली विद द हैंड, हैंड के साथ बड़े आराम से उसे टच कर दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें कुछ बदलाव आएगा फॉयल स्ट्रिप्स पर, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगी, मतलब आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया टच करके। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। ये दोबारा से ये एक्टिविटी कीजिए, दोबारा से उसको चार्ज कीजिए, फिर दोबारा से उसको टच कर दीजिए। हर बार आपको जो होगा पता लगेगा कि जो फॉयल स्ट्रिप्स है क्या करेगी, कोलैप्स एज सुन एज यू टच, वो क्या करेगी, एकदम से पास पास आ जाएगी जैसे आप उसको टच करते हो। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन यही है, फॉयल स्ट्रिप्स है वो अपने चार्ज को लूज कर देती है अर्थ में, जैसे ही आपके शरीर से वो टच कर जाता है, मतलब आपने हाथ से टच किया, वो धरती में चार्ज चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉयल स्ट्रिप्स है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, उस पर कोई चार्ज रहा ही नहीं रहा, तो बस वो अपनी वही पोजीशन पर आ गई जो पहले थी जब उस पर चार्ज नहीं था। तो यहाँ डेफिनेशन आई हुई है अर्थिंग की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग, वो अर्थिंग कहलाता है। चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को धरती में पहुंचा देने के प्रोसेस को ही अर्थिंग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी 1 मार्क के अंदर, आपको ये लर्न करनी होगी। ठीक है, तो अभी हम यही तक का करने वाले हैं, आगे का ये पार्ट हो रहा है ये कर लेते हैं जो इस बॉक्स में है, फिर बाकी बाद में। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग, अर्थिंग जो है बिल्डिंग में प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से बचाने के लिए, कि जब कभी कोई लीकेज हो जाए पाइप वगैरह के अंदर, या तार बिट जाए, बारिश के दिनों में ऐसा आ जाए तो तब भी शॉक लग सकता है, दीवारों में करंट आ जाता है, तो उससे भी हमारी बचाव करता है, हमारा बचाव करता है वो। जब कभी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई लीकेज आ जाती है तब भी ये हमारे घर को इस बिजली से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, ये रहा। What is earthing provided to the, why is earthing provided to the building, बिल्डिंग में अर्थिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ ये हमारी जो एक चीज़ और जोड़ सकते हो कि ये रेनिंग सीजन के अंदर लाइटनिंग से भी हमारी प्रोटेक्शन करता है। और अब आगे का जो पार्ट है, लाइटनिंग क्यों होती है, बिजली क्यों चमकती है और उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और लाइटनिंग कंडक्टर का क्या इस्तेमाल है उसके बारे में भी हम समझेंगे। और फिर आगे का पार्ट है वो हमें बताएगा अर्थक्वेक के बारे में, जो अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे उसको मेजर किया जा सकता है, कौन सा अर्थक्वेक हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और फिर आप अर्थक्वेक अगर आ जाए तो आप कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे, और अर्थक्वेक क्यों आता है उसके भी रीज़न है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की आपस में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम ये वाला करके और ये फिनिश कर देंगे। यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो मैंने एक बच्चे को शेयर किया था, और जब वो बच्चा इस चीज़ को कंप्यूटर या लैपटॉप पे देखेगा तो जैसे ही कर्सर को इसके पास लेकर के आएगा तो यहाँ पे कमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं पास लेकर गया तो ये जो इस पर जो कमेंट है वो दिखाई दे जाएगा, कुछ कमी है तो वो देख ली जाएगी बाद में। तो ठीक है, तो ये कुछ आप जो समझाया है ये अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा चीज़ें एकदम से नहीं करनी चाहिए, नुकसानदायक होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे आगे का नेक्स्ट पार्ट। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।